दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सहानुभूति के रंग। शायद ये हड़बड़ा देने वाली मार्मिक खबर दुनिया में नहीं फैली कि मेरी टांग की हड्डी टूट गई। अखबारों में बहुत सी व्यर्थ खबरें, छोटी छोटी बातें छपती रहती हैं। कहीं अफ्रीका की स्वतंत्रता का मामला, कहीं पश्चिम एशिया में शांति, कहीं परमाणु अस्त्र परिसीमन। मगर मेरी टांग टूटने की खबर को जानबूझकर दबाया गया। इसमें मुझे कुछ विदेशी और देशी शक्तियों का षड्यंत्र मालूम होता है। मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन करने से क्या फ़ायदा? मेरे पास अभी तक शिवसागर राम गुलाम की चिट्ठी नहीं आई। मैं मॉरिशस विश्व हिंदी सम्मेलन में जा रहा था, पर रवाना होने के 3 दिन पहले मेरी टांग टूट गई। मैं पूछता हूँ, और किस हिंदी लेखक की टांग टूटी? कौन अपनी भाषा के लिए टांग तुड़वाता है? मेरे इस टूटी टांग का हिंदी आंदोलन में बड़ा महत्व है। मैंने अच्छा नहीं लिखा तो कम से कम अच्छी टांग तो तुड़वा ली। वे कितने घटिया लेखक हैं जो न अच्छा लिखते हैं न हाथ पांव तुड़वाते हैं। किसी दुर्घटना से या नुकसान से बेचारा लेखक क्या चाहता है? थोड़ा प्रचार। मैं ये कब कहता हूँ कि मेरा महान लेखक के रूप में प्रचार किया जाए? कुल यही तो चाहता हूँ कि टांग टूटने की खबर फैले, और प्रसंगवश ये कि मैं लेखक हूँ। दुर्घटना से मैंने खुद कवि बनाए हैं। मैं एक अखबार में काम करता था। एक सज्जन कविता लिखते थे, पर उन्हें कोई कवि नहीं मानता था। एक रात उनके घर चोरी हो गई। मैंने इस समाचार का शीर्षक दे दिया, कवि के घर चोरी। दूसरे दिन वे मेरे पास आए, बहुत खुश थे। कहने लगे, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैंने कहा, क्या आपकी चोरी का सामान मिल गया? वे बोले, नहीं। मैं तो इसलिए आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे कवि के रूप में मान्यता दी, मेरा नाम फैलाया। उन्हें अपने चोरी गए माल का कतई दुख नहीं था। चला गया 3-4 हजार का माल तो क्या हुआ, पर इतने से नुकसान से कवि के रूप में विख्यात तो हो गए। वे तो कुत्ते से कटवा लेते जिससे छपता कवि को कुत्ते ने काटा। वे फांसी लगा लेते जिससे छपता कवि द्वारा आत्महत्या। फांसी इसलिए नहीं लगाई कि मरने के बाद वे ये समाचार छपा हुआ नहीं देख सकते थे। मैं अपनी तरफ से गफलत नहीं कर रहा हूँ। जो भी लिखता हूँ उसमें टांग टूटने का जिक्र जरूर कर देता हूँ। भौंडेपन से ही सही, भौंडापन सत्य साहित्य का जरूरी गुण है। जैसे बेवकूफ़ी सज्जनता का। लोग नहीं पूछते तो भी मैं उन्हें पत्र में लिखता हूँ, प्रिय भाई, हालत सुधार पर है, अब थोड़ा चलने लगा हूँ। एक दिन एक सज्जन कानपुर से आए। वे आगे दुर्जन सिद्ध हुए, पर मैं तो गर्व से फूल गया। कितनी दूर से लोग मेरा हाल देखने आते हैं। मैंने अपनी सधी हुई अदा से कहा, अब टांग धीरे धीरे ठीक हो रही है, थोड़ा चल देता हूँ, पर दर्द अभी है। वे असमंजस में पड़ गए। कहने लगे, आप किसके बारे में कह रहे हैं? किसकी टांग में दर्द है? मेरा बुरा हाल हो गया। इस कमबख्त को कुछ पता ही नहीं है। लगा दूसरी टांग भी टूट गई। मैंने उन्हें बताया तो वे बोले, हमें पता ही नहीं था। ईश्वर आपको जल्दी स्वस्थ करें। मैंने पूछा, तो क्या कानपुर में आपको गिरिराज किशोर और कामतानाथ ने नहीं बताया? वे बोले, नहीं, हम तो इन्हें नहीं जानते। मेरे साथ ये दोनों लेखक भी ढेर हुए। कानपुर में ये क्या भाड़ झोंकते हैं? कोई इन्हें जानता ही नहीं। कानपुरी कहने लगे, हम तो लड़की की शादी तय करने आए हैं, अमुक तिवारी जी के लड़के से। हमें बताया गया कि तिवारी परिवार को आप अच्छी तरह जानते हैं। सोचा आपका मत भी ले लें। मुझे गुस्सा आया।
एक लेखक की टांग टूटी है और लोग शादियां रचा रहे हैं। सोचा इनकी लड़की की शादी कटवा दूं, कह दूं कि लड़का शराबी जुआड़ी है, पर इतना नीच होने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाया। कुछ लेखक तो सहज ही निष्प्रयास नीच हो लेते हैं। मुझे उनसे ईर्ष्या होती है। मैं जो कुछ प्रचार कर रहा हूँ हिंदी के लिए, ये हिंदी की टांग है जो टूट गई। जैसे एक आदमी हमारे शहर की नाक है, गोद छिनकी हुई। कल जो भले आदमी आए थे वे कहने लगे, अमुक साहब से आपके घर का पता पूछा तो उन्होंने नहीं बतलाया, सुना था वे आपके मित्र हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनके मरने पर मैं आपको ये बता दूंगा कि उन्हें किस मरघट ले जा रहे हैं। जिन्होंने उन्हें पता बताया था उनका नाम उन्होंने बताया तो मैंने कहा उन्हें मेरी टांग टूटने से दुख होगा, मैं जानता हूँ, पर उन्होंने मेरी हल्की सी निंदी भी की होगी, मेरी ये कमजोरियाँ बतलाई होंगी। उन सज्जन ने कहा आप ठीक कहते हैं, पर आपने कैसे जाना? मैंने कहा मैं आदमी को जानता हूँ, उन्हें तो और अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, खालिस सहानुभूति नहीं दी जाती, तेज होती है, जीभ जल जाती है। निराला की मृत्यु के बाद प्रयाग के एक सुनाम धन्य लेखक से मिला तो वे कहने लगे, बेचारे निराला जीवन भर दुख भोगते भोगते आखिर मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसी महान प्रतिभा का ऐसा दारुण अंत। मुझे लगा ये रोने वाले हैं, पर वे बोले मरते क्यों नहीं, सब कर्म तो करते थे, नशा रंडीबाजी। मुझे लगा मेरे पास एक कोढ़ी बैठा है जिसके अंग अंग गल रहे हैं। बड़ी दया आई, क्या करूं इसके लिए? किस कुष्ठ आश्रम में भर्ती करा दूं इसे? सहानुभूति संकट। एक दिन मैंने एक भले मानस का देखा। उनके परम घनिष्ठ मित्र अस्पताल में थे और मौत के पास थे। उनसे कहा गया था कि ये आधा घंटा के ही मेहमान हैं। भले मानस ने दफ्तर से आधी छुट्टी ले ली और मरने वाले से अपनी मैत्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से शव यात्रा के लिए तैयार होकर घर में बैठ गए। वे अस्पताल से फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। फ़ोन बजता तो बड़ी आशा से उठाते और निराश होकर रख देते। 2-3 घंटे हो गए। वे खिंचकर कहने लगे, बताओ भला कैसी झंझट है? हमसे तो कहा था कि आधा घंटे में काम तमाम हो जाएगा, तो हम छुट्टी लेकर इधर बैठे हैं। 3 घंटे हो गए पर उधर से खबर ही नहीं आई। मरने वाले की भी क्या धांधली थी, जल्दी और ठीक समय पर नहीं मर रहा था और उनकी छुट्टी बर्बाद हो रही थी। मुझे एक आदमी अच्छे लगे। उन्होंने कहा, टांग वांग की क्या चिंता, हो जाएगी अच्छी। ये बताइए कुछ लिख रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, रेडियो से लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लिख रहा हूँ। मेरे दरवाजे के सामने ये पेड़ है, जरा हवा चलती है तो पत्ते ऐसे गिरते हैं जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार गिर रहे हों, और ये जो पीले पत्ते हैं इनकी जमानत जब्त हो गई। सज्जन ने कहा, आप तो राजनीतिक लिख रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, बात यह है कि आपातकाल और सेंसर के कारण मैं भी दूसरे लेखकों की तरह चुपचाप था, पर अब तो मुझे ये बताना ही है कि बाकी सब लेखक कायर हैं, बहादुर मैं ही हूँ।